साथियों नमस्कार। मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से जनसंख्या के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान है कि कुछ ही महीनों में भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा हो जाएगी। चीन की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था, क्षेत्रफल आदि को केंद्र में रखकर सोचें तो स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में एक सस्टेनेबल तरीका यह बताया जा रहा है कि भारत की जनसंख्या में और भी ज़्यादा नियंत्रण हो। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सेकुलर तरीका फैमिली प्लानिंग ही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की समस्या दुनियावी है, इसलिए उसका समाधान सेकुलर तरीके से ही निकलेगा, यानी दुनियावी तरीके से ही निकलेगा। सेकुलर तरीका का मतलब है मनगढ़ंत और अंधविश्वास पर आधारित तरीकों की बजाय वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए। ऐसे तरीकों को अपनाया जाए जो अवलोकन और विश्लेषण जैसे तरीकों पर टिके हुए हों। धर्मों से नहीं, अध्ययनों से पता चलता है कि साक्षरता, आमदनी, जागरूकता और लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना जनसंख्या नियंत्रण के कारगर तरीके हैं। 1994 में हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ने फैमिली प्लानिंग की टारगेट बेस्ड अप्रोच को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हुए एक नई सोच का आगाज़ किया। इस कॉन्फ्रेंस से यह निकल कर आया कि जेंडर इक्वालिटी और रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड चॉइसेस जनसंख्या वृद्धि के सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं। पहले इस बात पर जोर दिया जाता था कि इतने दिनों में इतनी नसबंदी करने का रिकॉर्ड बना दो। उनकी मर्जी के खिलाफ लोगों के रिप्रोडक्टिव राइट्स को छीना जाता था, लेकिन अब शिक्षा के जरिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। यह फैमिली प्लानिंग के क्षेत्र में एक पैराडाइम शिफ्ट माना जा रहा है। 2011 में केरल की साक्षरता दर 97.9% थी, जबकि उसी साल उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 61% थी। यानी 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर केरल की तुलना में 37% कम थी। 2015-16 में केरल राज्य में 100% महिलाओं तक हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंचाई गई, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 68% महिलाओं तक ही हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंची। केरल में करीब 75% महिलाओं की शादी 21 साल से ज़्यादा की उम्र में होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में करीब 48% महिलाओं की शादी के समय उम्र 21 साल से ज़्यादा थी। यानी केरल में 75% महिलाओं की शादी 21 साल से ऊपर की उम्र में होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 48% का है। ये आंकड़े SY कुरैशी की किताब द पॉपुलेशन मिथ के पेज नंबर 71 पर दिए हुए हैं। ये आंकड़े जो आपको बताए अभी। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा, आर्थिक स्थिति और शादी के समय महिलाओं की उम्र का जनसंख्या के बढ़ने और घटने के साथ क्या संबंध है। यहाँ पर मैं जिन आंकड़ों का उपयोग कर रहा हूँ वे डॉक्टर कुरैशी की किताब द पॉपुलेशन मिथ के पेज नंबर 71 से 78 तक में दिए हुए हैं। आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा के स्तर का फर्टिलिटी रेट पर क्या असर पड़ता है। मेरे हाथ में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th राउंड यानी 2015 से 16 में जुटाए गए आंकड़ों का एक ग्राफ है। ये ग्राफ ये बताता है कि जो निरक्षर लोग हैं उनमें 2015-16 द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के हिसाब से निरक्षर लोगों में फर्टिलिटी रेट 3.06 था। जिन्होंने 5 साल की शिक्षा कंप्लीट की उनमें फर्टिलिटी रेट 2.43 रहा। जिन्होंने 5 से 7 साल की शिक्षा पूरी की उनमें फर्टिलिटी रेट और भी कम 2.38 था। 8 से 9 साल की शिक्षा कंप्लीट करने वालों में ये रेट 2.19 यानी और भी कम हो गया, और 10 से 11 साल की शिक्षा पूरी करने वालों में ये और भी कम 1.99 हो गया, और 12 साल या उससे ज़्यादा तक शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों में ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.71 था। हम जानते हैं कि रिप्लेसमेंट जो रेट है वह 2.1 है। 12 साल तक की शिक्षा जिन्होंने पाई है उनमें टोटल फर्टिलिटी रेट 1.71 है, यानी कि जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे काफ़ी कम है। 10 और 11 साल तक की शिक्षा पाए हुए लोगों में भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट से कम है। तो अगर हम लोगों को शिक्षित करें और ज़्यादा शिक्षित करें तो जनसंख्या नियंत्रण की जो समस्या है उस पर बिना किसी दबाव को बनाए जो है वो काबू पाया जा सकता है। ये ग्राफ हमको ये सजेस्ट कर रहा है। यानी कि अगर हम जो निरक्षर लोग हैं
जहां टोटल फर्टिलिटी रेट 3.06 है और 12 या उससे ज़्यादा साल तक की शिक्षा पाए हुए लोगों में टोटल फर्टिलिटी रेट 1.71 है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है टोटल फर्टिलिटी रेट में अगर हम निरक्षर और 12 या उससे ज़्यादा साल की शिक्षा पाए हुए लोगों में देखते हैं। तो यानी ये ग्राफ ये सजेस्ट कर रहा है कि लोगों को शिक्षित करना जनसंख्या को नियंत्रित करने का एक बेहतर तरीका है, न कि नसबंदी करने का टारगेट फिक्स करके। अब आते हैं हम इस बात को समझने के लिए कि अमीरी और गरीबी का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उस पर क्या असर पड़ता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th राउंड 2015-16 के ही ये आंकड़े हैं। इसमें जो भारत की कुल जनसंख्या है उसको 5 हिस्सों में बांट दिया गया है, यानी कि सबसे अमीर 20%, उसके बाद वाले 20%, उसके बाद वाले 20%, उसके बाद वाले 20% और सबसे जो गरीब लोग हैं 20%, उनमें जो लोएस्ट वेल्थ रेंज के लोग हैं, जो सबसे कमज़ोर हैं आर्थिक दृष्टि से, उनमें टोटल फर्टिलिटी रेट 3.2 है। हम जानते हैं कि जो रिप्लेसमेंट रेट है वो 2.1 है। तो जो बहुत गरीब लोग हैं उनमें टोटल फर्टिलिटी रेट 3.2 है, यानी कि रिप्लेसमेंट रेशो से 1.1 ज़्यादा। उससे थोड़े से जो अमीर लोग हैं ऊपर के 20%, उनमें ये घट करके यानी 3.2 से घट करके 2.6 पर आ जाता है। जैसी थोड़ी अमीरी बढ़ती है तो ये घट करके 2.1 पर आ जाता है, थोड़ी अमीरी और बढ़ती है तो 1.8 पर आ जाता है, और जो हाईएस्ट रेंज है सबसे ऊपर का जो 20% लोग हैं उनमें टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6% है। तो यानी आर्थिक हालात अगर लोगों के अच्छे हों, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों की जेब में पैसा हो, तो उससे वो जो है जो परिवार नियोजन के साधन है यानी कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, उन्हें ख़रीद सकते हैं, प्राइवेटली भी ख़रीद सकते हैं, और जो दूसरी तरह की हेल्थ सर्विसेज हैं बीमार होने पर उन तक भी उनकी एक्सेस ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो हमने देखा कि जो सबसे गरीब 20% है जहाँ वहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट 3.2 है और सबसे अमीरों में ये फर्टिलिटी रेट 1.6 है। तो अगर हम सस्टेनेबल तरीके से लंबी दूरी में जनसंख्या की समस्या से पार पाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक क्षेत्र पर भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम करना होगा। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पर कि शादी के समय उम्र क्या है महिलाओं की, एज ऑफ मैरिज क्या रही। अगर हम ये देखें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3rd राउंड के डेटा मेरे हाथ में हैं, इसमें हम देखते हैं कि अगर शादी के समय लड़की की उम्र 18 से कम है तो जो फर्टिलिटी रेट है अर्बन एरिया में वो 4.6 है और रूरल एरिया में 5.4 है। अगर शादी के समय उम्र 18 से 20 साल है तो ये अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ में टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है। जहाँ ये अर्बन एरियाज़ में 4.06 है तो वहाँ रूरल एरिया में 5.03 है। अगर शादी के समय महिलाओं की उम्र 21 से 23 साल है तो टोटल फर्टिलिटी रेट और भी कम हो करके 3.53 हो जाता है अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी ये घट करके 4.67 हो जाता है। अगर 24 साल या उससे ऊपर की उम्र में जिनकी शादियां हो रही हैं उनमें भी टोटल फर्टिलिटी रेट और कम हो जाता है। जहां ये अर्बन एरिया में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3rd राउंड था उसमें 2.52 है, तो रूरल एरिया में 24 या उससे ऊपर की उम्र में शादी की हुई जो महिलाओं टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 4.13 है। तो हमने देखा कि अगर शिक्षा का स्तर बढ़ता है, अगर लोगों की जेब में पैसा आता है, उनको नौकरी मिलती है या अन्य तरीक़ों से उनकी आमदनी बढ़ती है, या फिर शादी के समय जो उम्र है वो बढ़ जाती है, यानी कि लड़कियों की शादी अगर देर से हो रही है तो उससे भी टोटल फर्टिलिटी रेट वो कम होती जाती है। तो अमीरी का, शिक्षा के ऊंचे स्तर का और बड़ी उम्र में शादी होने का एक पॉजिटिव कोरिलेशन हमें दिखाई देता है जनसंख्या नियंत्रण के साथ में। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।